हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहे, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर का 3rd लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.3। पिछले लेक्चर 4.2 में आपने पढ़ा बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला क्या होता है, और एक रिलेशन भी आपने ड्राइव किया स्पीड ऑफ लाइट, परमिटिविटी और परमेबिलिटी के बीच का रिलेशन। आपको याद होगा, यानी कि C हमने ड्राइव किया था 1/√μ0 एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये एक रिलेशन छोटा सा ड्राइव किया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके आगे आज क्या करना है, आज एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप दे रखा है आपको, यानी कि एक वायर दे रखा है जो सर्कल की फॉर्म में है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और आपको निकालना है उस वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आपको पता है जब किसी वायर से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और फर्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का 4.1, उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि अलग अलग शेप के कंडक्टर कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आज इस टॉपिक है, इस पर भी समझना है। देखो, पहले आप डायग्राम देखें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताऊंगा। यहां पर हमारे पास एक इस तरीके की सर्कुलर लूप है। देखो, जब हम बोलते हैं लूप का मतलब होता है जहां से चले वहीं आ गए। अब वो किसी भी शेप की हो सकती है। भाई, आप इस पॉइंट से चले, इधर गए, इधर आ गए, मतलब A से चले B से चले C से फिर A आ गए, तो ये भी एक लूप कहलाएगी। लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, ये ट्रायंगुलर हो गई। ऐसे ही आप इधर से चले A से गए B से गए C से गए D, और D से फिर A पर आ गए, ये भी लूप है, बट ये रेक्टेंगुलर लूप है। तो लूप का मतलब जिधर से चले उसी पॉइंट पर आ गए, सिंपल है। जैसा शेप दिखे वही नाम उसका रख देते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल, सर्कुलर, सो ऑन। अब क्या हो रहा है, यहां पर हमने P पॉइंट से करंट दिया, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, यानी कि इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, और यहां से होता हुआ ये करंट, और यहां से ये Q पॉइंट पर चला जा रहा है। नीचे कोई सिस्टम होगा जहां से इसको करंट दे रहे होंगे। यहां तो सिर्फ लूप दिखाया आपने, नीचे कोई सोर्स होगा जो इस लूप को करंट प्रोवाइड कर रहा होगा, जैसे कोई बैटरी ऐसा। वो नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाते डायग्राम में, दिखा दिया तो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब इसमें दूसरी चीज क्या है, इसके सेंटर पर अगर हम बात करें तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि देखो मैंने क्रॉस लगाया, मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हर एक, जैसे मैंने अभी फिर से बता रहा हूं कि हर कंडक्टर कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो सब डिटेलिंग है। आपने नहीं देखा तो आप देख लें। तो हमने कहा अगर जैसे ये बोर्ड है हमारा, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि इस तरीके से जूम ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट डायरेक्शन, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट डायरेक्शन। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस बना देते हैं। क्रॉस का मतलब ही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी, वो बोर्ड के अंदर ऐसे एंटर कर रही 90 डिग्री बनाता हुआ, और अगर बोर्ड से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही, मान लो इस सरफेस से बाहर निकल रही है, तो हमने तरीका बताया, भाई डॉट बनाओ, गोला बना दो, डॉट बनाओ, गोला, डॉट बनाओ, गोला। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड हो, इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप बना हुआ है कहीं पर, तो हम बोलेंगे, अगर इस तरीके का आपको कहीं पर भी डायग्राम दिखता है तो आप बोलेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में है, आसान है। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें इसकी बताई थी, क्यों बनाते हैं क्रॉस, क्यों बनाते हैं डॉट, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं, डॉट ही क्यों बनाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही, क्रॉस ही क्यों बनाते हैं, तो आप लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या है,
अब जब हमने ये बना दिया तो अब इसमें अंदर की तरफ जा रही, अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेना है कि भाई ये अंदर की तरफ कैसे जा रही। देखो एक रूल जो भी हमने बायोट सेवर्ट लॉ किया या अभी ये आप डेरिवेशन करेंगे, इसमें एक रूल अभी लग रहा है हमारा राइट हैंड थंब रूल कहलाता है। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि आपने अपने राइट हैंड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लिया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना वहीं पकड़ के ऐसे खड़े हैं, ठीक है, वो रूल बता रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं करना है, वो रीज़न बताया जा रहा है कैसे है, ग्लव्स पहन रहा है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, तब हम किसी कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ते हैं। हम भाई कई बार बता देते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ लिया, तो पता चला आप भी सोच रहे हो देखता हूँ पकड़ के, ऐसा नहीं करना है। समझ में आया? समझाने के लिए हमने क्या करा, एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो हमने राइट हैंड में उसको ऐसे पकड़ा, तो हमारा एक्सटेंडेड थंब है, यानी कि जो थंब है हमारा ये करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये जो फिंगर्स हैं हमारी, मैं ऐसे कर्ल कर रहा हूँ, ऐसे मतलब घुमा रहा हूँ, तो ये जो ऐसे गोल 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 घूमेगी ये कहलाती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है। अब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है आपको, वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दें। अब किसी ने कहा यहां पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके चारों तरफ कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इस तरीके से। जिस भी पॉइंट पर बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ इस पॉइंट पर, तो भैया ऐसा टेंजेंट बना दिया, इस पॉइंट पर तो ऐसा टेंजेंट बना दिया, इधर बोला तो ऐसा टेंजेंट बना दिया, इधर बोला तो आपकी तरफ ऐसे। इतना क्लियर हुआ? अब देखो इसमें क्रॉस बना रखा है, यानी कि इस करंट कैरिंग लूप की वजह से इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो मेरे पास ये है, इसको आप मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट अभी ऐसा ऊपर जा रहा है, बात समझना, नीचे से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ऐसे बैंड कर दिया, तो ये बन गया सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप बन गया। अब करंट तो ऊपर जा रहा था, तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, समझना, ऐसे गोल गोल करंट फ्लो कर रहा। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, ये जो डेरिवेशन आप अभी मैं आपको कराऊंगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्शन नहीं पता चला तो डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं होगा या समझ में नहीं आएगा, ऐसा इतना कुछ नहीं। वो डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्शन आपको नहीं बता तब भी हो जाएगा, लेकिन बात यह है अगर आप डायरेक्शन हर डेरिवेशन में समझेंगे नहीं तो जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे कैसे फिर, वो तो आते ना बहुत सारे आप देखेंगे। तो इसलिए आपको डायरेक्शन समझना है, किसी भी चीज को अच्छे से समझना है, तभी अच्छे नंबर आएंगे, समझ गए। देखो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये मैं बता दूं बच्चों। कई लोग बता रहे हैं 15 दिन में इतना ले आएंगे, 20 दिन में इतना ले आएंगे, इतने %। अरे यार, अगर 15-20 दिन में ही सब कुछ हो जाए तो फिर पूरी साल पढ़ने की जरूरत क्या है, फिर पूरी साल तो मौज करो, लास्ट में देखेंगे, अब पढ़ लेंगे 15-20 दिन, 1 महीना पढ़ लेंगे, बस 90 से ऊपर फोड़ के आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बता दूं, पूरी साल पढ़ना है तब आएंगे नंबर, समझ में आया। जो सिलेबस बनाया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया, वो सिलेबस ऐसा नहीं 15 दिन के हिसाब से बनाया गया है, तो 15 दिन पढ़ लिया आ गए। प्रैक्टिकली ये है, अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का बच्चा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, चलो हमने मान लिया, लेकिन अब 1-2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, पूरी क्लास में 100 के 100 थोड़ी है। तो नॉर्मल क्या है, आपको पूरी साल पढ़ाई करनी है अच्छे से, तब क्या रहेगा, लोड भी नहीं रहेगा ज़्यादा। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तैयारी भी अच्छी होगी, नंबर भी अच्छे आएंगे। लास्ट टाइम कुछ नहीं, लास्ट टाइम में तो टेंशन होगी फिर अगर नहीं पढ़ा तो, फिर तो वही होगा कि क्या करें कैसे करें, बस जस्ट पास हो जाएं, तो फिर फायदे क्या हो। अब इधर देखो क्या, जैसे हमने सर्कुलर लूप लिया, अब इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। अब इतना पार्ट देखो, ऐसे बिल्कुल अगर इतना पार्ट मैं कट करके निकालूं तो स्ट्रेट पार्ट लग रहा नहीं लग रहा। अब इसको अपने राइट हैंड साइड में पकड़ो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मतलब राइट हैंड से पकड़ना है इसको। जब राइट हैंड से मैंने पकड़ा तो ये देखो मेरा थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट का डायरेक्शन,
मेरा थंब करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो उंगलियां हैं मेरी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऐसे समझना ध्यान से, ऐसे प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट अंदर की तरफ बनेगी, अंदर की तरफ। और जब मैग्नेटिक फील्ड कहीं अंदर की तरफ जा रही होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट डायरेक्शन, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो क्रॉस बनाया हमने। अब हम क्या करते हैं, तो करंट तो ऐसे जा रहा है यहां पर। अब इस पार्ट को ले लेते हैं, हर पार्ट के लिए सेम ही है। अब इस पार्ट को लिया, अपने राइट हैंड से पकड़ा मैंने, अब करंट तो ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, इस तरीके से, समझना। अब ऐसे प्रोड्यूस हो रही, जैसे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहीं से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फिर अंदर की तरफ। फिर आ गए इस पार्ट की बात कर ले रहे हैं, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि करंट तो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो इधर नीचे की तरफ जा रहा है। अब राइट हैंड से पकड़ा, थंब करंट का डायरेक्शन बता रहा है, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ऐसे ऐसे। अब आपसे कोई कह रहा है भाई बताओ इस पॉइंट पर, तो फिर अंदर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस तरीके से हर पार्ट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही होगी। बात समझ में आ गया? तो ये था, तो इसलिए हमने उसमें क्रॉस बना रखा है। अब क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। ये जो सर्कुलर शेप की लूप बनाया है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। उसका एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, अपने एक्सप्रेशन नहीं दिखाना है, आपके एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला ड्राइव करो कि उसमें वैल्यू पुट करके हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें। ये जो सर्कुलर लूप है, ये कितने मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर प्रोड्यूस करेगी। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, हमने बायोट सेवर्ट लॉ जो आपने पढ़ा इससे पहले, उसको यूज करके हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, अब बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, ये भैया दो साइंटिस्ट अलग अलग हैं, एक मिस्टर बायोट अलग है, मिस्टर सेवर्ट अलग है। दोनों ने मिलकर फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया बायोट सेवर्ट ने, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है, जो किसी छोटे से पार्ट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज करके हम इस पूरी सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालेंगे। देखो मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, क्या है ना, आपने 11th में भी देखा होगा, 11th में तो पूरा डेरिवेशन करें, फिजिक्स में तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, दो चीज की तो आपको पता भरमार है। आपने देखा कि कभी भी जैसे 11th क्लास में भी जब टोटल कोई चीज निकालना होता है, जैसे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वैल्यू निकालना है, और आप 12th में भी देखेंगे यहाँ पर भी टोटल वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर एक चीज आपको नोट कर आपने की होगी, तो वो चीज आपने कॉमन देखी होगी, 11th में भी थी और यहाँ पर भी होगी, कि आपको जैसे क्या करना है, आपको ए से बी पॉइंट तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपको ए से बी तक जाना है। अब आपसे कोई कह रहा है कि भाई ए से बी तक जाना है तो वर्क डन निकालो कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये 2 पॉइंट ले लिए बीच में, और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम ले लिया dx, और वर्क डन निकाल लिया कि भाई हम P से Q जो छोटा सा डिस्टेंस है dx, एक P से Q तक जाएंगे तो कितना वर्क डन होगा। जब आपने वो वर्क डन निकाल लिया उसका तो इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट लगा देते भाई A से B तक जाने में कितना वर्क डन होगा। ये तरीका है, मतलब टोटल निकालने में हम अधिकतर इंटीग्रेट ही करके टोटल निकालना है। और वही आप देखना यहाँ पर हम 12th क्लास में भी ऐसे ही करेंगे, इंटीग्रेट करके।
तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो छोटी सी लेंथ ली dl, ये जो इस पॉइंट पर जहां हमने क्रॉस लगाया है और इस क्रॉस का इस dl से डिस्टेंस जो हमने दिखा रखा है r है, और ये सर्कुलर लूप का रेडियस भी है, आपको इस पॉइंट में निकालनी है। तो इतना सा पार्ट ये dl लेंथ, अब देखो सिर्फ ये लेंथ dl लेंथ ले ली तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकती, बात समझना है। ये लेंथ ली है तो इसमें से करंट भी तो पास हो रहा है, इस तरीके से ये करंट जा रहा है ना इसमें, आई करंट, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई वायर ले लिया सोचो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, वायर थोड़ी कर देगा अकेला, उसमें जब करंट फ्लो करे तभी तो करेगा। तो ये जो हम अब बोलेंगे हम dl लेंथ, क्योंकि करंट तो फ्लो कर ही रहा है, हमने दिखा दिया, तो हम कह रहे हैं ये छोटी सी लेंथ dl लेंथ है, ये इस पॉइंट पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उसके लिए तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब हमें निकालना है पूरा ये सर्कुलर लूप कितना करेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अभी आ गया, तो हम क्या करें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यहां पर आप स्टेटमेंट लिख देना, और उसके बाद में ये तो b हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl और साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये लिख दिया। अब हमने लिमिट लगाना है, लिमिट का, तो लिमिट का मतलब लिमिट कितनी लगाए, 0 से 2 पाई r, मतलब 0 से 2 पाई r का मतलब पूरे सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं। देखो एक बार बता दूं, कई बार बच्चों को ये बहुत डाउट होता है, कहते हैं ये सर ये 0 से क्या मीनिंग है इसका, ये 0 से क्या है। देखो 0 से 2 पाई r, 0 से ऐसे लिमिट लगाते हैं, बहुत जगह 0 से लगाते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वो आसान सा कॉन्सेप्ट है ये 0 वाला। मेरे पास एक स्केल, ठीक है, मतलब मीटर स्केल है, काफी लेंथ है उसकी, मतलब 100 मीटर तक मेजर कर सकता है, समझो बड़ा सा एक टेप। अब मैंने क्या किया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग होगा जहां से, वो तो मैंने पकड़ लिया, और किसी वॉल की लेंथ मेजर करना था। जब वॉल की लेंथ मेजर करना था, दूसरे बच्चों को दे दिया मैंने, कंप्यूटर लेके जाओ, अब वो लेके गया ऐसे। अब मैं तो एक जगह खड़ा हुआ यहाँ पर, वॉल यहाँ से स्टार्ट, जैसे मान लो मुझे ये बोर्ड की लेंथ मेजर करना है, मैं तो टेप पकड़ लिया यहाँ पर, खड़ा हूँ मैं यहीं पर। अब वो बच्चा जा रहा है ऐसे करके उधर जा रहा है, ठीक है, हाँ बहुत बड़ा सा मान लो बोर्ड है। ने कहा कितना मीटर दिखा रहा, बच्चे ने बोला सर 10 मीटर। हमने कहा कितना हुआ, बोला सर 10 मीटर, जब 10 मीटर वहां दिखा रहा दूसरा एंड, तो 10 ही मीटर हो गया। तो मैंने कहा नहीं ये 8 मीटर है। वो कह रहा ये कैसे 8 मीटर कैसे हो गया, 2 मीटर का टेप चूहे काट के चले गए, टेप कटा हुआ है, किससे स्टार्ट है, 0 से ना स्टार्ट होकर वो 2 से स्टार्ट है, यानी कि 2 मीटर से। तो अब उसने दूसरा एंड कहाँ गया, 10 मीटर दिखा रहा है, अब यहां से तो 2 से स्टार्ट है, वो 2 मीटर का इतनी, 1 मीटर लगभग इतना होता है, इतना ही, और तो 2 मीटर का तो चूने कट कर दिया उसको। तो अब लेंथ कितनी हुई, वो एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग तो वो 10 दिखा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो 2 से दिखा रहा है, 2 से तो मेजर कर रहे हैं हम, तो वो हुई 8। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ये लेंथ 0 से 10 है, इसका मतलब ये पूरी 10 मीटर है। बात समझ आ गई, यानी कि हमने 0 से मेजरमेंट स्टार्ट करा, ये चीज होती है। तो इसमें क्या करते हैं, 0 से 2 पाई r की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे सर्कमफेरेंस की बात हो गई, बात समझ, पूरे सर्कमफेरेंस की, क्योंकि इस सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r के बराबर। तो हमने नीचे लिमिट लगा दी, इसको बोलते लोअर लिमिट, इसे लगाते हैं अपर लिमिट। तो 0 से स्टार्ट करा, कितनी लेंथ की बात कर रहे हैं, 2 पाई r की, बात समझ में। अच्छा एक चीज और समझो, कई बार बच्चों को लगता है ये लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट नहीं करते, देखो इंटीग्रेट दोनों तरफ करते। यहां पर क्या होगा, ये dv, तो इंटीग्रेशन का साइन तो यहां भी होगा, लेकिन क्या अब dv का तो b आएगा, तो इसलिए ये कहते हैं छोड़ो इसको, क्या करना, इसको तो b लिख दो, तो इसको हम ऐसे लिख दे डायरेक्ट b, ठीक। अब क्या होता है, कांस्टेंट जो भी है इसमें से बाहर ले लो, तो हमने लिया म्यू नॉट, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया हमारा i, और कौन है बाहर आ जाओ, जो कांस्टेंट है r स्क्वायर। और अच्छा एक चीज और समझ लेना, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये साइन थीटा है ना, यहां पर ये हमारा अगले स्टेप में मैं अभी बता देता हूं, ये जो साइन थीटा है वो हमारा हो जाएगा, मैं यहां पे कर दे रहा हूं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक स्टेप यहां आगे बढ़ा देता हूं, 0 से
2 पाई आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और ये साइन थीटा कितना लेना, साइन 90, ये लेना है हमें साइन 90, इतना समझ लें। अब साइन 90 क्यों लिया, क्योंकि अब आप ध्यान देना, ये साइन थीटा एंगल किस किस के बीच में होता है, ये साइन थीटा एंगल इस डीएल लेंथ और इस आर के बीच का एंगल होता है, ये एंगल होता है। ये तो कितना बनना है हमारा 90। अगर आपने बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा होगा, ऐसा बायोट सेवर्ट लॉ इस तरीके से बनाते थे, तो ये हम ऐसे डीएल लेंथ देते थे। देखो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, डीएल लेंथ ले लिया और यहाँ ऐसा आर, और ये हमारा पॉइंट होता था पी, जिस पॉइंट पर हमें इस डीएल लेंथ जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो ये जो आर है इस डीएल के साथ जो एंगल बना था वो थीटा होता था। तो यहाँ पर डीएल ये है, आर ये है, तो ये थीटा होगा, तो ये साइन 90 होगी। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पहले से पता होगा, 10th में तो पढ़ा है। कितना होता है, वेयर साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो साइन 91 हो गया, तो इतना डन तो गया। तो अब बचा कितना, इतना ही तो बचा, साइन 91 हो गया। अब इतना बच गया, तो इसमें से हमने क्या करा, कांस्टेंट कौन कौन से निकाल लेते। अब इसके आगे मैं आपको थोड़ा करके दिखा दे रहा हूं। लो, ये तो साइन 90 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 0 से यहाँ 2 पाई आर और डी ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो इसमें तो कांस्टेंट है वो निकाल लो। अब इस बार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर और डी। देखो फिर से समझ लो, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये बायोट सेवर्ट लॉ का जो एक्सप्रेशन था उसे हमने इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट कर दिया तो साइन थीटा की जगह पर हमने साइन 90 लिख दिया, क्योंकि ये जो डीएल लेंथ आर के साथ जो एंगल बना रहा है वो इस थीटा की जगह पुट करते हैं। हो गया साइन 90, साइन 90 हो गया 1। अब ये तो 1 हो गया, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गई। 0 से 2 पाई आर लिमिट लग गया, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, और ये गोले वाला जो भी है सब यहाँ लिख दिया, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया, कांस्टेंट आ गया बाहर। अब क्या करना है हमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल। देखो डीएल का एल, डीएक्स का एक्स, डीवाई का वाई, ऐसा होता है इंटीग्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, जो नीचे लिमिट लगी उसे नीचे लगा, तो जो ऊपर लगी ऊपर लगा, 2 पाई आर। ठीक है, अब क्या करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इस एल के प्लेस में अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 0। अब ये कैसे कर दिया, इस एल के प्लेस में अपर लिमिट माइनस फॉर्मूले का लगाया, इस एल के प्लेस में लोअर लिमिट। ये मेथड है, समझ में आया। इंटीग्रेशन अगर आपने 11th में किया होगा तो आपको मेथड है ये। इस तरीके से लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, 2 पाई आर ही रह गया अकेला, 2 पाई आर हमारा। अब क्या करना है, हमने आर से आर कैंसिल कर दिया और ये लिख दिया b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। एक तो इस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। इसका रीज़न बताऊंगा मैं इस तरीके से मैं क्यों लिखवा रहा हूं। देखो आपको लग रहा है ये तो पाई से पाई कैंसिल, अभी करेंगे कैंसिल, इतना समझ में आया। तो इसको नोट कर लो आप, फिर मैं रब कर दूंगा। नोट कर लो, कर लिया, गुड। अब क्या करना है, जब इतना एक्सप्रेशन हमारा हो गया तो इसको तो रब कर दे रहे हैं सब, सिर्फ लास्ट एक्सप्रेशन रहने देंगे ये। तो ये हमारा आ गया। अब जैसे आप बोल रहे हैं मैं इसको यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, b इक्वल्स टू सेम एक्सप्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन
आर, आपको लग रहा होगा कि भाई ये कुछ कटना चाहिए इसमें से, जैसे पाई से पाई कैंसिल होना चाहिए और 2 से ये कैंसिल हो जाना चाहिए, तो क्या बचेगा फाइनली, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2i अपॉन आर। ये तो ये भी एक्सप्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर, यानी कि आपको अगर इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको करंट की वैल्यू पता चल जाए जो उस लूप में फ्लो कर रहा है, और इस r की वैल्यू पता चल जाए। ये दो चीजें अगर आपको पता चल जाए तो आप इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब बात रही म्यू नॉट की, तो वैल्यू आपको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसकी यूनिट होती है। अगर म्यू नॉट की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यूनिट तो सेम ही रहेगा, तब भी यूनिट क्या रहेगा इसका, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई, आप पुट कर सकते हैं और आप बी निकाल सकते हैं। अब इसके आगे थोड़ा समझना है कि ये जो हमने डेरिवेशन किया इसमें जो सर्कुलर लूप है, जैसे मैंने आपको बताया ये सिंगल वायर है, सिंगल एक तार लिया उसको बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में। लेकिन अगर हमें हमारे बहुत लंबा तार हो, 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप, ऐसे पूरा बंडल बना लें ऐसे बहुत सारे इस तरीके से, जैसे हमारे पास ये हमने इस तरीके से लिया 1 लूप इस तरीके, ऐसे फिर 1 लूप और ले लिया और ले लिया और ले लिया, इस तरीके से हम एक बंडल बना लें मोटा सा, इतना मोटा सा बना लीजिए, 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन, ऐसे बहुत सारी टन, एक से ज्यादा टन की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा। तो उसमें आपको ये समझना है कि इसका भी बताऊंगा, अभी इसको भी बताऊंगा, इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दूं। इफ द coil having n number of turns, ये हमारे पास कॉइल ही तो सिंगल टर्न थी, सिर्फ अकेली एक टर्न, यानी एक तार लिया उसको बेंड कर दिया, सिंगल वायर। अब हमारा बहुत लंबा तार है तो हमने 1 2 3 ऐसे करके मोटा सा बंडल बना लिया, ठीक है। तो एक से ज्यादा टर्न है तब क्या होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी नहीं, तब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, B इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मैं n से मल्टीप्लाई कर दे, देखो पूरा फॉर्मूला सेम, म्यू नॉट अपॉन 2i अपॉन r, ये मतलब ये तो पूरी चीज सेम रही, हमने n से मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ टर्न्स एक से जितनी होंगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, अगर एक से ज्यादा टर्न्स हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर देना। इससे ही आपको पता चल रहा है, इससे क्या पता चला कि अगर एक सिंगल टर्न होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्न होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि n से मल्टीप्लाई हो गया ना, n से मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ में आ रही है, एक तो ये हो गया, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हो गया। अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन छोड़ते हो तो यहां भी n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैंने क्यों छोड़ा है, इसका रीजन समझो। इतना क्लियर हो गया, रब कर दूं, ओके ठीक है। अब इसके बाद देखो इससे क्या फायदा होगा, अब इससे ही तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलेंगे। देखो हमने क्या किया, हमारे पास 2 फॉर्मूले आए, एक तो मैंने अभी, एक तो ये हमारा, और एक मैंने अभी जो काट पीट के निकाला, B इक्वल टू हमारा क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एक ही हो गया, 2 हो गए ना, तो ये हमारा फाइनल आ गया था। और इसमें अगर एक से ज्यादा टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया था, एक से ज्यादा टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। कहने का मतलब ये भी सिंगल टर्न के लिए, ये भी सिंगल टर्न के लिए, एक टर्न के लिए एक तार का सर्कुलर लूप बनाया, उसकी बात कर रहे हैं। अब क्या होता है ना, अब इसको लिखने से फायदा मैं बता रहा हूं, जो शायद इसमें हमें नहीं पता चल पाएगा। इसको लिखने से क्या फायदा है, इसको देखो कि ये सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है ये भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालने का, लेकिन इसमें ये 2 पाई है। तो हम जैसे समझाने के लिए क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं देखो
अगर सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालना है, ये फॉर्मूला लगाया तो एंगल कितना बनेगा 2 पाई, कि 2 पाई किसके बराबर होता है 360। पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर मानते हैं, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री, तो 2 पाई कितना हो गया 360। बात समझना बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं बात टिपिकल है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई देखो ये सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे आपको निकालना है, तो देखो ये एंगल बता रहा है 2 पाई, यानी कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितने वायर के कितने पार्ट की वजह से, वायर पूरा सर्कल बना, सर्कल, तो कितना एंगल बना रहा है 360। अब क्या होता है, सपोज कर लो ऐसा है केस हमारे पास कि आधा वायर हो हमारे पास, यहां से वायर आ रहा है, करंट जा रहा है, यहां से ये जा रहा है, ऐसा ये। अब ये सेमी सर्कल है, अब कोई कह रहा है ये सेमी सर्कल जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, बताओ इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सेमी सर्कल का तो डेरिवेशन करा नहीं है आपने, तो पूरे सर्कल का करा है, सेंटर पे कितना ले लिया। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है इससे हम कैसे बनाए, हम बोले देखो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R लिख दिया। हमने कहा ये, हमने कहा अभी क्या बताया मैंने, 2 पाई सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालना, तो सर्कुलर लूप कितना एंगल बना रही है सेंटर पर 360, यानी कि 2 पाई। और ये सेमी सर्कल कितना बनाएगा, सेमी सर्कल कितना बनाएगा, जब सर्कल 360 बना रहा तो सेमी सर्कल कितना बनाएगा 180, आधा सर्कल कितना बनाएगा 180 सेंटर पर, तो आधा सर्कल 180 बनाएगा, तो मैं यहां लिख दूंगा पाई। ये मेरा इस कंडीशन के लिए हो गया, बात समझ आया। अब दूसरी एक और कंडीशन, अगर मान लो कोई ऐसे दे देता है ये इतने पार्ट, यानी कि ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, सर्कल का 1/4 पार्ट है, इसको हटा दो, क्योंकि अगर इतना पार्ट दिया, क्या इतने पार्ट की वजह से सेंटर पे बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इतने पार्ट की वजह से। तो अब इतने पार्ट की वजह से तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, B इक्वल्स टू, अब इतना पार्ट इधर पर कितना एंगल बना रहा है, इतना पार्ट, यानी कि इसको ऐसे से मिला दो और इसको मिला दो, तो इतना पार्ट बना रहा है यहां पर π/2 एंगल। इस इतने पार्ट की बात कर रहे थे यहां पर, इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और इस पॉइंट तक की, तो इस पॉइंट से एक लाइन जोड़ दी, इस पॉइंट से एक लाइन जोड़ दी, तो सेंटर पे कितना एंगल बनना था पाई। ऐसे इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, इतने पार्ट, देखो पॉइंट बता रहा हूं इतने पार्ट की, तो इतना पार्ट कितना एंगल बना रहा है π/2, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, π/2 का मतलब होता है 90 बनना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और यहां लिख दिया π/2, ठीक है, ये इसके लिए हो गया। अब क्या हो रहा है, अब मान लो ऐसा हो, इस तरीके से यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, और यहां से होकर यहां जा रहा है। अब इतने पार्ट की वजह, अब इतना पार्ट यहां पे कितना बना रहा है 270 डिग्री, 270 बनाएगा क्योंकि तो 90 हो गया, इतना 90 है, इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 270 किसके बराबर हो जाएगा 3 π/2, 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब कैसे 3 π/2 हो गया, देख लो 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, इसको 2 9 80, तो 9 3 27, 270 डिग्री। इसका मतलब अगर इतने पार्ट की वजह से बात कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और यहां लिख देंगे 3 π/2, मतलब जो 2 पाई था उसकी जगह 3 π/2। इस केस में 2 पाई की जगह पर π/2, इस केस में 2 पाई की जगह पर सिर्फ पाई। तो आपने देखा इस फॉर्मूले से हम इसके प्लेस पर अलग अलग वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं, अलग अलग केस के अकॉर्डिंग। अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तब हमको ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, इसमें हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला ज़्यादा मैं समझता हूँ हेल्प करता है बच्चों की, अगर आपने याद कर लिया, क्योंकि अगर आपको ये याद है फाइनली तो इससे तो ये बना ही सकते हैं।
और इससे ये सारे केसेस भी आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से अलग अलग केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आया? कोई डाउट है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक पर लेक्चर बना दूंगा और उम्मीद करूंगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी दिक्कत लग रही, किसी टॉपिक में लग रहा है, किसी डेरिवेशन में लगता है, आप बिल्कुल बताएं। प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें, पढ़ें ना। फिर डेरिवेशन को पढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें, पढ़ने के साथ लिख कर। यानी कि आप जब ये सोच रहे आपने कोई डेरिवेशन पढ़ा आ गया, नहीं, आपने पढ़ा आगे जब आप करोगे तो बीच में कहीं पर भी अटकने का कंडीशन आ सकती है। इसलिए बेटर ये है आप उसे पढ़ें, साथ में रिटन प्रैक्टिस करें, लिख कर जरूर देखें। अगर आपने लिख कर देख लिया बिना देखे तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। फिर वो जल्दी नहीं भूलेंगे, लेकिन पढ़ने वाले का तो पढ़ लिया वो फिर मिस हो जाता। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।